हाय एवरीवन, दिस इज रवि स्वरूप। वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा, आज सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम का फिजिक्स का हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेके आ गए हैं। वन शॉट लेक्चर होने वाला है। आधे घंटे के अंदर कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए। आप लोग बस अपना आधा घंटा मुझे दे दीजिए। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है वो मैं डिस्कस भी करूंगा यहाँ पे, और पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको आधे घंटे में कंप्लीट करा दूंगा। तो वन शॉट लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज आप लोग आखिरी तक बने रहिए। और वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा होगा तो अपने दोस्तों में इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि करंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो यहां पे एक वर्ड है करंट। करंट मतलब होता है बहना, फ्लो। ठीक है, कोई भी चीज अगर बह रही है तो वो करंट होती है। जैसे कि वाटर करंट, एयर करंट, मतलब हवा का बहना एयर करंट, पानी का बहना वाटर करंट। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन कहीं फ्लो हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बहना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बस समझाने यहां पे आया हूं कि अगर एक तार है, इस तार में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हर सेकेंड अगर इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे हर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है, हर सेकेंड यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, ये जो हरा वाला जगह है, हरा वाला पॉइंट पे एक सेकेंड में 1 2 3 4 कितना इलेक्ट्रॉन वहां से पास हो रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन पास होगा वही क्या हुआ, हमारा करंट हुआ। ठीक है, देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ वायर और कंडक्टर पर यूनिट टाइम। हर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है किसी तार या कंडक्टर में। अब इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बोला अभी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज। चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अब कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये सी क्या है? सी मतलब कूलम। देखिए, अब करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। हर सेकेंड कितना जो है करंट। अब करंट क्या है? हर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर। अब हम लोग एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। ठीक, इतना बात यहां पे लिखा है जो हम लोग को समझना है। अब नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टीज क्या होता है चार्ज का। ठीक है, तो चार्ज आप सभी को पता है, पॉजिटिव और निगेटिव दो टाइप का चार्ज होता है। ठीक, अब जब 12th में जाएंगे तो आपको पढ़ना है कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग को बस इतना जानना है कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अब इसका प्रॉपर्टी क्या है? तो अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो सेम चार्जेस है। सेम चार्जेस क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। जैसे अगर ये दो मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। बट अगर एक मोबाइल है और मोबाइल के और दूसरा ये राइटर है, ठीक है, तो अब ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दो अलग अलग चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और दो सिमिलर चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही है। तो काफी आसान सा कंसेप्ट है कि सर अगर प्लस प्लस रहा तो यहां पे क्या होगा? रिपल्सन होगा। सर अगर प्लस माइनस रहा तो यहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो चार्जेस का ये प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज जो होता है वो एडिटिव होता है नेचर में। मतलब अगर एक बॉडी है, इस पे 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम ऐसे चार्ज है, तो हम लोग इन सबको ऐड कर सकते हैं। मतलब 2 + 4 + 3 टोटल 9 कूलम। तो चार्ज क्या होता है? एडिटिव होता है नेचर में। मतलब चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। मतलब अगर एक बॉडी है जिस पे 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम चार्ज है, इसको हम लोग फेंक दें, बॉडी को क्या करें? हम लोग फेंक दें कहीं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, अब इस बॉक्स पे 2 कूलम
3 कूलम 4 कूलम चार्ज है, हम लोग इस बॉक्स को फेंक दिए, ठीक है। अगर फेंक दिए तो यहां पर आ गया 4 कूलम, यहां पे 1 कूलम और यहाँ पे 4 कूलम। अब हम लोग इनिशियली देखिए इस पे कितना चार्ज है, 4 2 6 3 9 कूलम, और यहाँ कितना चार्ज है फाइनली 9 कूलम। मतलब इनिशियल और फाइनल, मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों का क्या है, सेम है। तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। बस उस बॉक्स को हम लोग जब फेंके तो चार्ज इधर उधर हो गया, मतलब चार्ज इज कंजर्व्ड, यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, 2 टॉपिक है एक साथ में क्लियर कर देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, बहुत आसान सा चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस? बहुत सारे बच्चे पूरा 10th कंप्लीट हो जाता है, 12th तक पहुंच जाते हैं, बट ये टॉपिक क्लियर ही नहीं होता है। तो मैं एकदम आसान तरीके से बताता हूं। अगर इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब Q0 है, एक छोटा सा चार्ज जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है बहुत दूर, ठीक है। जैसे आप सोचिए कि हम लोग अगर बक्सर में हैं तो स्टेशन पे कोई चींटी है, ठीक है, चींटी, ठीक है, इंसेक्ट, और उसको स्टेशन से लेके हम लोग को लेके आना है मेन रोड तक। स्टेशन से मेन रोड तक उस चींटी के लिए क्या है, इन्फिनिटी डिस्टेंस है, बहुत दूर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो किसी दूरी पे इन्फिनिटी से किसी Q0 चार्ज को लेके आने में, किसी ए पॉइंट तक लेके आने में जो काम करना पड़े, हम लोग किसी को लेके आ रहे हैं तो मतलब खींच रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्क डन। अगर कोई चार्ज Q0 एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, वहां से उसको लेके आने में जो वर्क डन करना पड़े, वही क्या हुआ हमारा, वही वर्क डन हमारा हुआ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, जो हम लोग काम कर रहे हैं और किसके ऊपर कर रहे हैं, Q0, तो Q0। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। अब कंफ्यूजन कहां होता है कि सर सेम फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी है। हाँ जी, सेम फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला भी सेम होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, और यूनिट भी सेम होता है वोल्ट। तो डिफरेंस कहां है, तो देखिए जो हम लोग इंफिनिटी से लेके ए पॉइंट तक आए थे, तो ये है ए पॉइंट, यहां पे कौन आ गया, यहां पे Q0 वाले भाई साहब आ गए हैं। जो इन्फिनिटी पे थे वो अब आ चुके हैं मेन रोड पे स्टेशन से, कौन भाई साहब, चींटी, इंसेक्ट, अरे ये Q0 चार्ज। अब इस ए पॉइंट से हम लोग उठा के इसको बी पॉइंट तक ला रहे हैं, मतलब एक रूम से दूसरे रूम तक, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से, मतलब बहुत कम दूरी है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसको ले जा रहे हैं, Q0, और जब ले जाएंगे तो कम्मा तो करना पड़ेगा, तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। तो वर्क डन किसके ऊपर, इस Q0 के ऊपर, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है सर, वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि वर्क डन कर ही रहे हैं और चार्ज वही है, V से ही लिखते हैं इसको, इसीलिए सेम फॉर्मूला है। अंतर बस थोड़ा सा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो हम लोग वर्क डन करते हैं वो उसको बहुत दूर से लेके आना पड़ता है, और सेम Q0 को ही, वो एक पॉइंट तक आ गया, अब इस पॉइंट से उठा के किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, किसी दूसरे पॉइंट B तक ले जाना है। अब यहां पे जो वर्क डन किए इसी Q0 के ऊपर, जो यहां पे आ चुका है, ये यहां पे आ चुका है, अब इसको यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क डन किए वो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर नहीं समझ में आए तो एक और तरीका से समझा रहा हूं मैं, कि अगर ये बैटरी है हमारा, अब आपको पता होना चाहिए ये बात कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो निगेटिव टर्मिनल से निकलता है इधर से, बट हम लोग मान लेते हैं कन्वेंशनली अपने सुविधा के लिए कि इधर से हम लोग करंट फ्लो कर रहा है, ये मान लेते हैं कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बट रियलिटी ये नहीं है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उधर ही करंट होता है। बट हम लोग कन्वेंशनली बहुत समय से, बहुत पुराने समय से ये बात हम लोग साइंटिस्ट लोग मानते हुए आए हैं, और ये बात लिखा हुआ होता है हमारे बुक में कि कन्वेंशनली
करंट जो है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव। बट आप बस ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला इधर आया। अब यहां तक तो देख रहे हैं कि पूरा एकदम रोड चिकना है, आराम से आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहां से यहां जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बैटरी के पास क्या देखते हैं कि 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट लिखा रहता है, वोल्ट लिखा रहता है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग काम कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। अब आप लोग के मन में आएगा सर यहां भी तो मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, जहां मेहनत करना पड़े। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब जाएगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर्किट डायग्राम पे कि क्या होता है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम को जानने से पहले हम लोग को कुछ सिंबल्स है जो जानना होगा, ठीक है, कि सिंबल्स क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं सिंबल्स को। देखिए ये बल्ब का सिंबल है, कुछ इस तरीके का बल्ब का सिंबल होता है। ये स्विच का सिंबल है, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। अगर डॉट है तो क्लोज्ड है। ये सेल का सिंबल है, अभी मैंने बनाया था सेल। अगर नंबर ऑफ 2-3 सेल होगा तो बैटरी कहलाएगा। ये रेसिस्टर का सिंबल है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल था जो मैं आपको बता दिया। अभी बहुत सारे सिंबल्स हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है, डायोड का सिंबल ऐसा होता है, डायोड सब लिखा हुआ है। इंडक्टर का सिंबल ऐसा होता है। तो जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग को जानना है सर्किट डायग्राम क्या होता है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। ए स्कीमेटिक डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है, अ स्कीमेटिक डायग्राम जिसके अंदर अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंपोनेंट बोला है। अलग अलग अप्लायंसेस किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं, सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट किए गए हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, एकदम आसान है बेटा। इसमें हम लोग को पहले समझना है कि सर्किट क्या होता है, फिर सर्किट डायग्राम तक चलेंगे, ठीक है। तो सर्किट क्या होता है, ऐसे कोई भी क्लोज्ड रास्ता, कोई भी क्लोज्ड रास्ता जिसमें करंट फ्लो हो वो क्या हुआ, सर्किट हुआ, ठीक है। कोई भी क्लोज्ड रास्ता जिसमें करंट फ्लो हो वो क्या हुआ, सर्किट हुआ। कोई भी क्लोज्ड रास्ता जिसमें करंट फ्लो हो वो क्या हुआ, सर्किट हुआ। सर ये सर्किट है क्या, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, नहीं ये क्लोज नहीं है, ये सर्किट नहीं है। कोई भी क्लोज रास्ता जिसमें करंट फ्लो हो वो सर्किट है। अब इसी क्लोज रास्ते में हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, बैटरी हो गया, ये सब लगा दें, लेकिन ये सब डायरेक्टली नहीं लगाएं, सिंबल के हेल्प से लगाना है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लगा दें, बैटरी लगा दें, यहाँ पे क्या लगा दें, बल्ब लगा दें, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पे रेसिस्टर लगा दिए। तो ये क्या हुआ हमारा, ये सर्किट हुआ, ये सर्किट डायग्राम हुआ। सर्किट तो है क्योंकि क्लोज्ड है, और सर्किट डायग्राम भी है क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम लोग सिंबल्स के हेल्प से, किसके हेल्प से, सिंबल्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के फॉर्म में। दिस इज नोन एज सर्किट डायग्राम। अब समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट ओम्स लॉ हम लोग अब पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम एक इंसान का नाम था जो बहुत ही महान इंसान थे ओम, और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था फिजिक्स के लिए, और जो कि था V = IR। अब ये कैसे आया ये हम लोग को समझना है, क्या एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था ये लाने के लिए वो हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले इन्होंने एक सर्किट बना लिया, सर्किट में बल्ब लगाए, रेसिस्टर लगा दिए, और इसी सर्किट में ये वोल्ट मीटर लगाए, इस सर्किट में ये एमीमीटर लगाए। अब यहाँ पे दो और टर्म आ गया, वोल्ट मीटर और एमीमीटर। वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज नापना, ठीक है, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और एमीमीटर का काम है करंट नापना, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं और बोल रहा हूं वोल्ट मीटर का काम वोल्टेज नापना है, जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं सबके दिमाग में ये जाना चाहिए
कि अच्छा मतलब ये वर्क डन निकलेगा कि यहां से यहां जाने में उस चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यही नाप के देगा ये। ठीक, तो देखिए वो ये नोटिस किए, अगर पहले 5 वोल्ट करंट था तो यहां से वो ये नोटिस किए कि अगर वोल्टेज 5 वोल्ट था तो करंट यहां पर 10 एम्पियर फ्लो हुआ। फिर इसको ये डबल कर दिए, 10 वोल्ट कर दिए तो ये भी डबल हो गया 20 एम्पियर। फिर इसको ये डबल कर दिए 20 वोल्ट हो गया तो ये हो गया 40 एम्पियर। मतलब वो ये बात नोटिस कर रहे थे कि जैसे जैसे वो वोल्टेज बढ़ा रहे थे वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा था। इससे क्या मालूम चला बबुआ? इससे ये मालूम चला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सर V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, बढ़ रहा था, इस मीटर में शो हो रहा था ये बात। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये बात था ओम्स लॉ का। अब कभी भी प्रोपोर्शनल हटता है तो कभी भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो इज इक्वल टू का साइन आएगा, इज इक्वल टू का साइन आएगा तो यहां पे हम लोग एक कांस्टेंट टर्म लिखेंगे R। तो यही फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये R क्या है? ये R है रेसिस्टेंस, ये R है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? रुकावट। अभी जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। इतना समझ में आ गया ओम्स लॉ क्या होता है? पक्का बात है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओम्स लॉ प्रूफ करने को आता है, ओम्स लॉ का ग्राफ भी आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा I, ये हो गया हमारा V। ठीक है, कहीं भी पलट सकते हैं, बस इसके बीच में V I के बीच में अगर जो भी लाइन होगा वो स्ट्रेट होगा और वो होगा R का। किसका होगा? रेसिस्टेंस का। ठीक, इतना आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं रेसिस्टेंस पे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये चार्ज है और ये फ्लो कर रहा है, तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो इस कंडक्टर का ही एक प्रॉपर्टी है रेसिस्टेंस, जो कि जो फ्लो कर रहा है उसको रोकेगा कि भाई मत मत घूम, मत जा, इसको रोक रहा है। ठीक है, ये फ्लो करने में इसको रोकेगा कि मत फ्लो हो। और जो रुकावट पैदा होता है उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस। और रुकावट पैदा कौन करता है? एक डिवाइस है जिसका नाम है रेसिस्टर। हम लोग बना रहे थे ना ऐसा डिवाइस, यही रेसिस्टर है जो रुकावट पैदा करता है। देखिए ना, यहाँ पे चिकना रोड है पूरा तो मस्त गाड़ी चल रहा है, यहाँ पे खुरदुरा रोड हो गया, गाड़ी चलने में प्रॉब्लम होगा, तो रुकावट पैदा कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रुकावट पैदा कर रहा है फ्लो में, वही होता है रेसिस्टेंस। और जो पैदा करता है रुकावट उस डिवाइस का नाम है रेसिस्टर। होप बातें समझ में आ रही हो, आएगी ही समझ में, तो बातें आती ही होगी। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि रेसिस्टर मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि होता है रुकावट। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को अपोज, ये करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इसको अपोज करेगा कि भाई नहीं फ्लो होने देंगे, नहीं फ्लो होने देंगे। और जिस डिवाइस से कर रहा है वो डिवाइस रेसिस्टर हुआ। तो रेसिस्टेंस जैसे हम लोग ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर निकाले थे। हाँ सर, तो इस R बराबर क्या होगा? सर ये I जो है वो V के नीचे आ गया। कैसे सर? यहां आ गया ना नीचे इधर, तो V बाई I। R का जो यूनिट है वो ओम होता है, ऐसे लिखते हैं ओम। ओम्स जी का एक्सपेरिमेंट था, ओम्स जी लेके आए थे ये R, तो हम लोग इनके नाम पे ही ओम रख दिए। ठीक, अब रेसिस्टिविटी हम लोग को जानना है कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस का ही प्रॉपर्टी है, मेजर करता है कि कितना रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ मेजर करता है कि ये जो रेसिस्टर है, ठीक है, ये जो रेसिस्टर लगा हुआ है किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंडक्टर में, उसको मेजर करता है। उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, द मेजर ऑफ रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है?
रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आपके एग्जामिनेशन में ये पूछता है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में। तो आप लोग इतना समझिएगा, आर मतलब रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस मतलब रुकावट। रुकावट अब क्या है कि मान लेते हैं कि एक छोटा गली है, एक लंबा गली है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L2 है, L1 है। ये छोटा गली है तो यहाँ कम लोग हैं, ये बड़ा गली है यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। अब एक बात बताइए कि कौन से गली से निकलना आसान है। ठीक है सर, ये जो छोटा गली है ना, इससे तुरंत आदमी निकल जाएगा, तो आसान है, तुरंत निकल गया, टाइम कम लगा। छोटा गली है ना, तुरंत लोग निकल गए, टाइम कम लगा। बड़ा गली है, टाइम ज्यादा लगा, मुश्किल है सर, यहां से निकलना मुश्किल है। मुश्किल है ना, यहां से निकलना मुश्किल है। मुश्किल है मतलब रुकावट पैदा हो रहा है, ऐसे समझना है बस, ट्रिक है। यहां से निकलना मुश्किल है, मुश्किल है मतलब रुकावट पैदा हो रहा है, मतलब लंबी गली है। गली क्या है? लंबी, लेंथ लंबा, तो रुकावट लंबा। सर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ छोटा तो रुकावट भी कम। रुकावट, आर मतलब रेसिस्टेंस, इसे मतलब रुकावट। ट्रिक है ये सब समझने का। दूसरा फैक्टर है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक दरवाजा है, ठीक है, और वहीं पे एक खिड़की है एक रूम में, तो आपको दरवाजा से निकलने में आसानी होगा कि खिड़की से निकलने में आसानी होगा? सर दरवाजे से निकलने में आसानी होगा, क्या बात कर रहे हैं, हम लोग खिड़की से कभी नहीं गए हैं। नहीं गए हो? गए तो हो कभी ना कभी खिड़की से किसी के रूम में, ठीक है, अब गए हो तो अच्छी बात है, नहीं गए हो तो और भी अच्छी बात है। तो दरवाजे से जाना क्या है? आसान है, ठीक है, बट खिड़की से थोड़ा मुश्किल है, छोटा है ना, मुश्किल होगा जाने में। सर मुश्किल का बात कर दिए, जहां मुश्किल दिखाई दिया, मुश्किल है मतलब रुकावट है, और यहां आसान से हम लोग निकल जाएंगे, इजी है मतलब रुकावट नहीं है। सर देखिए इसका जो एरिया है ना वो बड़ा है, दरवाजा एरिया क्या है? बड़ा है। खिड़की एरिया क्या है? छोटा है। सर एरिया छोटा है बट मुश्किल ज्यादा है, मुश्किल मतलब रुकावट, सर मतलब आर ज्यादा हो रहा है। तो उल्टा हो रहा है ना, देखिए एरिया छोटा और रुकावट ज्यादा, तो उल्टा है। जहां उल्टा होगा इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेसिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को मिला दीजिए, L बाई ए आ जाएगा। देखिए L ऊपर है, A नीचे। अब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इज इक्वल टू का साइन आएगा। अब जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं एक कांस्टेंट टर्म आता है कि नहीं आता है? बताइए, आता है कि नहीं आता है? थोड़ी देर पहले ओम्स में भी आया था, इसमें भी आएगा। इसमें आएगा ये कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। ये हुआ हमारा रो। रो है, इसी को रेसिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। ठीक, तो हम लोग फैक्टर ऑफ रेसिस्टेंस निकालने गए थे और रेसिस्टिविटी निकाल के चले आए हैं। एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस हो गया, रेसिस्टिविटी। ठीक, सवाल यहां से कई सारा बनता है, बार बार बनता है। लेंथ ऑफ द वायर डबल हो गया, एरिया क्या होगा, तो ऐसा सवाल बनता है। मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि वीवीआई है, बार बार पूछा जाता है। मान लेते हैं कि एक तार है जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है आर। अब ये आपको आर दे देगा, 2R दे देगा, या सीधे रेसिस्टेंस दे ही देगा कि 4 ओम है, 16 ओम है। ठीक है, तो मानते हैं कि एक तार है जिसका रेसिस्टेंस R है, इसका लेंथ है L, ठीक है, और इसका एरिया है A। हम लोग क्या किए कि इस लेंथ को, लेंथ L था, हम लोग लेंथ को क्या किए? डबल कर दिए, 12 कर दिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर लेंथ डबल हो जाएगा, लेंथ अगर डबल हो जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा? आधा। एरिया क्या हो जाएगा? आधा। सर ये बात कैसे समझेंगे? अभी समझाता हूं। मान लेते हैं कि यहां पे एरिया है कुछ A इतना और लेंथ है L। अगर हम लोग इसको डबल कर दें, क्या कर दें? डबल। डबल कर दिए इसको, डबल हो गया। अब आप बताइए, लेंथ पहले L था, अब 2L हो गया, L और L, बट पहले एरिया था A। अब एरिया देखिए यहाँ पे कितना हो गया? छोटा हो गया यहाँ का एरिया, एरिया हो गया A/2। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, आपको बस यही देगा
कि लेंथ डबल हो रहा है, एरिया के बारे में नहीं देगा, आपको खुद ही दिमाग लगा के एरिया को आधा कर देना है। अब आप क्वेश्चन में पुट करिए, जब आपका केस फर्स्ट था R बराबर रो L बाई ए, यही था। अब क्या हो गया कि नेक्स्ट में केस 2 आपको पूछेगा कि नया रेसिस्टेंस क्या होगा, R डैश क्या होगा, तो रो तो सेम रहेगा, L क्या हो गया है 2L हो गया है, A क्या हो गया है A बाई 2, ठीक है। अब ये 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 और 2 4 बन गया, ये 2 और ऊपर गया तो 2 2 जा 4, रो ऐसे ही है, L ऐसे ही, A ऐसे ही, हमेशा ऐसे ही करना है। ये जो फर्स्ट केस में रो L बाई A आया है ना, इसी को हम लोग साइड कर देंगे कुछ भी करके, तो साइड हो गया, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे R, 4R, मतलब सर जो नया रेसिस्टेंस आया R डैश वो कितना आया, पुराने वाले के 4 गुना 4R। ऐसे ही आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी सवाल आपको देगा तो मान लो दे देता कि R नहीं 4 ओम, तो यहाँ आंसर कितना आता 16 ओम, R डैश नया R 4 गुना है तो बढ़ा देंगे 4 गुना। तो होप शायद समझ में आ रहा हो आपको कि कैसे मैंने ये सवाल किया है। VVI है बच्चा, एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछ सकते हैं लोग। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज में या पैरेलल में किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसे ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये क्या है एक ही तार में यूज हो रहा है, ठीक है, एक ही तार में यूज हो रहा है। कैसे हो रहा है सर, एक ही तार में, अगर एक ही तार में हो तो सीरीज में होता है, किसमें होता है सीरीज में, और सीरीज में जो फॉर्मूला होगा R इक्विवेलेंट का वो हम लोग सिंपल सिंपल ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सर इसको प्रूफ कैसे करें, प्रूफ करते हैं, चलिए। अच्छा ये बताइए, एक ही तार है तो सब में करंट क्या होगा, सेम, दोनों में करंट क्या होगा सेम, बट यहाँ पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। अरे सर पोटेंशियल डिफरेंस, रोड उबड़ खाबड़ है, वर्क डन करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ये मान लेते हैं V1 यहाँ पे है, यहाँ पे V2, तार सेम तो करंट सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोड कम उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे ज्यादा उबड़ खाबड़ है, R1 R2 अलग अलग है ना, पता नहीं कितना है, ठीक। तो सर अब यहाँ पे क्या करें, जो चीज अलग है, अलग क्या है V है ना, V1 V2 उसको लिखो, जो चीज अलग है उसको लिखो, V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस। अब क्या लगाओ, अब ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या बोलता था, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगाए, V इज इक्वल टू आई, फिर V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2। सर I सब में सेम है, हाँ सर I तो सेम ही होगा ना, सब में एक ही तार है, करंट सेम है, I R इक्विवेलेंट, यहां से I को कॉमन कर लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, R1 प्लस R2। देखिए ये वाला I और ये वाला I कॉमन कर दिया, I से I कट गया, R इक्विवेलेंट बराबर क्या आया R1 प्लस R2। बहुत ही आसान है। जो पहले देखना है कि एक ही तार है तो सीरीज है, सीरीज में है तो एक ही तार में करंट सेम होगा और वोल्टेज अलग अलग, जो अलग है उसको लिख देना है, V इक्वल टू V1 प्लस V2, फिर ओम्स लॉ लगाइए और ला दीजिए। अब हम लोग आते हैं पैरेलल वाले में, तो जैसे ही पैरेलल वाले में आएंगे, आ गए आ गए, तो सर यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3। अब एक बात बताइए, एक तार में सेम करंट होता है, अलग अलग तार में सेम करंट क्यों होगा, तो अलग अलग में करंट अलग अलग हो गया, I1 I2 I3, अलग अलग तार है, अलग अलग करंट जा रहा है, तो जहां अलग अलग करंट हो गया वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम, वहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। करने का तरीका, सर जो सेम है उसको छोड़ दीजिए, जो डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है I, उसको लिखिए I1 I2 I3, 3 I है, तीनों लिख दिए। अब ओम्स लॉ लगाइए, यही करते थे ना, डिफरेंट वाले को लिख दो फिर ओम्स लॉ। I बराबर क्या था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, देखिए V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से अगर I निकालें तो R यहां मल्टीप्लाई में है, यहां आके क्या होगा डिवाइड में,
आई यहीं का यही रह गया, आर नीचे आ गया, तो वी बाई आर। तो सर आई नेट, तो वी नेट बाई आर इक्विवेलेंट, यही हुआ, सॉरी वी ही रहेगा, वी नेट नहीं। अब आई वन तो वी बाई आर वन, आई टू वी बाई आर टू, आई थ्री वी बाई आर थ्री, क्योंकि वी क्या है सर, सेम है, तो वी हर जगह सेम। आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन आर टू आर थ्री, आई वन है तो करंट जिसमें आई वन जा रहा है उसमें हम लोग 1 मिनट, देखिए यहाँ पे आई वन कर दीजिए क्योंकि आर वन है, आर टू में आई टू है, आर थ्री में आई थ्री, आसानी के लिए। अब हम लोग क्या करें कि हम लोग v को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, R1 R2 R3। देखिए ये तीनों बाहर कर दिए, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और नीचे R1 R2 R3, यहाँ v बाई आर, v से v कट गया, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू कितना आया, 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई आर। इतना आसान है। देखो बच्चा, अगर समझ में नहीं आया ये सब कैसे प्रूव हुआ तो मुश्किल है, क्योंकि समझ में आना चाहिए, आप 10th में हैं। सर्किट में देखिए कि एक ही तार है कि अलग अलग, सर इसमें तो अलग अलग है। अगर तार अलग अलग है तो मतलब पैरेलल में है, अगर पैरेलल में है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता देता हूं, अपने आप लिख देना 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसे ही 1 बाई R3। तो देखो अगर सीरीज में है तो एक ही तार सीरीज, फॉर्मूला डायरेक्टली ऐड करना है, अगर अलग अलग तार तो पैरेलल उल्टा करके ऐड करना है, 1 बाई R1 1 बाई R2। समझ में आ गया। अब प्रूव कर रहा बात, तो अलग अलग तार है तो पैरेलल समझ जाना, पैरेलल में देखिए अलग अलग तार तो करंट अलग अलग, करंट अलग अलग है तो V सेम होगा, तो जो सेम है उसको छोड़ देना है, जो अलग अलग है लिखिए I बराबर I1 I2 I3, तीनों को प्लस कर दीजिए, ओम्स लॉ लगाइए, V इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन R, I1 V1 बाई I1 V बाई R1, I2 V बाई R2। इस तरीके से हम लोग को सॉल्व कर लेना है बस। अब हम लोग आते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल एक इंसान का नाम था, अब आपको भी पता है, हम लोग चैप्टर के एकदम आखिरी पड़ाव पे हैं। कोई भी तार, अगर कोई भी तार में करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी तार है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो आप ये बात समझ सकते हैं और फील भी किया होगा कि अगर तार में करंट फ्लो होते रह रहा है कुछ टाइम तक तो तार कैसा हो जाएगा सर, गर्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कोई भी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उससे हीट निकलता है, ठीक है, वो गर्म हो जाता है, तो वही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। उसी के बारे में उन्होंने बताया कि कितना हीट निकलेगा, कितना हीट निकलेगा उसके बारे में वो बताया। तो जो हीट निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I स्क्वायर के, जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के। जो हीट निकलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। खुद ही सोच के देखो, तुम प्लेन रोड पे चल रहे हो और तुम उबड़ खाबड़ रोड पे चल रहे हो, तो उबड़ खाबड़ रोड पे चलोगे तो पसीना आएगा कि नहीं आएगा, हीट निकलेगा, तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब मान लो कि तुम 2 मिनट चले और तुम 2 घंटा तक चल रहे हो, 2 घंटे तक चलोगे तो ज्यादा पसीना होगा, तो टाइम के भी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन सबको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, इन सबको हम लोग मिला देते हैं, तो क्या बनेगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। अब फिर से प्रोपोर्शनल आ गया, उसको हटा दीजिए, हटा देते हैं, तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा K। सर लेकिन फॉर्मूले में नहीं लिखा होता है क्योंकि K का वैल्यू 1 होता है, K का वैल्यू 1 होता है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो होप समझ में आ गया होगा। अब हीटिंग इफेक्ट के कुछ अप्लायंसेस हैं, जैसे हम लोग बल्ब में हम लोग यूज करते हैं जो वायर, वो बना होता है टंगस्टन का, ठीक है। तो टंगस्टन का जो वायर यूज करते हैं उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफी हाई होता है, ठीक है, और वो ग्लो करता है। ये बल्ब है, इसमें टंगस्टन का वायर यूज करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मतलब गर्मी निकलेगा। तो अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट लो होता
तो जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है तुरंत पिघल जाएगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है, ठीक है, तो जितना भी हीट आ रहा है सबको सह ले रहा है, ठीक, और इसमें गैस भरा होता है नाइट्रोजन, हीलियम, जो उसको हेल्प करता है ग्लो करने में। इसमें हेल्प करता है ग्लो करने में। अब फ्यूज, तो फ्यूज में हम लोग कॉपर का एलॉय यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉपर का एलॉय यूज करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। जैसे ही इसके अंदर अधिक करंट आया हाई वोल्टेज का, तो करंट क्या लाएगा? हीट लेके आएगा, वैसे ही तुरंत पिघल जाएगा। काहे पिघलेगा सर? काहे कि अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, तुरंत पिघल जाएगा, गल जाएगा तुरंत। तो पिघलेगा, जो हाई करंट आ रहा है वो घर में नहीं जाएगा। तो हमारे घर के लिए सेफ्टी मेजर का काम करता है फ्यूज, ठीक है। अब हम लोग आयरन हो गया या खाना बनाने वाला हीटर हो गया, ठीक है, उसके अंदर नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। क्यों? सर इसका ना नाइक्रोम वायर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई होता है, आप पूछो मत, बहुत हाई होता है। तभी तो सोचो ना यार कि खाना बना ले रहे हैं, इतना गर्मी निकल रहा है, ठीक है, या आयरन से, कपड़ा से हम लोग कपड़ा इस्त्री कर पाते हैं, आयरन कर पाते हैं, तो उसमें कुछ वायर ऐसा होता है नाइक्रोम वायर, आप लोग देखे होंगे आयरन को अगर कोई खोला होगा तो ऐसे कर्ल वायर होता है स्प्रिंग की तरह, जिसको नाइक्रोम वायर बोलते हैं। इसमें कितना भी करंट पास होगा ये बोलेगा आ जाओ, हमको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एलॉय है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे करंट हम लोग हाई पास कराएंगे, गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो हम लोग आराम से उसका फायदा उठा के कपड़ा प्रेस करेंगे। यही तो लिखा है एप्लीकेशन, मतलब फायदा जो उठाते हैं हम लोग, जूस लॉ ऑफ हीटिंग का हम लोग अपने जीवन में क्या फायदा उठाते हैं, तो यही करते हैं सर कि करंट के फ्लो होने से हीट निकलता है, तो एक ऐसा हम लोग मेटल का एलॉय यूज कर लिए जिसको हम लोग नाइक्रोम बोलते हैं, उससे हम लोग खाना बना लेते हैं, कपड़ा इस्त्री कर लेते हैं। हम लोग घर में जो भी हाई करंट आएगा तो उस गर्मी से टीवी सब कुछ डैमेज हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए क्या किए सर? फ्यूज लगा दिए पहले ही। तो फ्यूज क्या है? कॉपर का एलॉय है, जो कि जैसे ही हाई करंट आएगा टूट जाएगा, पिघल जाएगा वहां से। तो इस चैप्टर का अधिकतर चीज मैं आपको बता चुका हूं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। कुछ ये सवाल है, ठीक है, आप देखिएगा तो आसानी से आपसे बन जाएगा। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेसिस्टेंस 20 ओम है। रेसिस्टेंस कितना है? 20 ओम है। करंट कितना लग रहा है? 5 एम्पियर लग रहा है। आपको हीट डेवलप इन टाइम भी दिया हुआ है 30 सेकेंड। आपको हीट निकालना है, तो अभी तो फॉर्मूला देखे हैं सर, I स्क्वायर आर टी। फॉर्मूला यहां पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, निकालिएगा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं ये सेकेंड सवाल, जहां पे हम लोग को बस क्वेश्चन पढ़ लेना है पहले, और जो जो क्वेश्चन में लिखा है वो मेंशन कर दीजिए। 100 जूल हीट, मतलब H दिया है 100 जूल। के बाद और क्या दिया हुआ है? इच सेकेंड, मतलब टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। ये समझना पड़ेगा, इच का मतलब 1। रेसिस्टेंस 4 ओम, आर दिया है 4 ओम। फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस, लिखा है ना, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V। अब आप लोग सोचोगे कि हमें जो फॉर्मूला पता है उसमें तो V आता ही नहीं है, I स्क्वायर आर टी। कोई बात नहीं, पहले I निकालेंगे और फिर हम लोग V निकाल लेंगे। कौन से फॉर्मूले से? आई आर से, ओम्स लॉ से। तो I निकालते हैं, H दिया है 100, I दिया है, I तो निकालना है, R दिया है 4, T दिया है 1। अभी 4 से 100 25 बार में कट जाएगा, आया 25 बराबर I स्क्वायर। अब हम लोग यहां से I स्क्वायर बराबर 25 दिया हुआ है, अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा। I बराबर क्या आया? 5 एम्पियर। करंट आ गया। अब V निकालना बहुत ही आसान है, यहां पर 5 पुट कर दीजिए और R की जगह पे 4, कितना आया? 5 चौके 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, एकदम इजी था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पावर पे। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर बोलते हैं, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट। क्या होता है? वाट। अब देखिएगा, हम लोग को ये बात पता है, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन किसके ऊपर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अब इस Q को ऊपर लेके जाएंगे तो V इंटू क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं? वर्क।
अब आप देखिए ये जो वर्क है इसके जगह पे हम लोग v इंटू क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके जगह पे v इंटू क्यू लिख दिए, नीचे टाइम है तो टाइम। अब q बाई टी फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है, करेंट। तो q बाई टी करेंट होता है, तो v की जगह पे v, q बाई टी की जगह पे i। तो सर पावर का एक फॉर्मूला यहां से आ गया v इंटू आई। क्या ये एकमात्र फॉर्मूला है इस चैप्टर में? नहीं, पावर का और भी फॉर्मूला बनेगा, किसके हेल्प से, ओम्स लॉ के हेल्प से। v बराबर क्या होता है ओम्स लॉ के हेल्प से, v बराबर होता है आई आर, आई इंटू आर। अब पहले से आई लिखा हुआ है, आई इंटू आई, आई स्क्वायर और आर एज इट इज। पी का एक और फॉर्मूला आ गया, पी का और फॉर्मूला बनेगा, हाँ सर बिल्कुल बनेगा। v इंटू आई दिया हुआ है, p की जगह पे p लिखिए, v की जगह पे v, i की जगह पे हम लोग लिखेंगे v बाई आर। तो v इंटू वी, वी स्क्वायर दो बार हो गया और r नीचे, ये एक और फॉर्मूला आ गया। सर i की जगह पे v बाई आर कैसे लिखे, तो v इज इक्वल टू आई आर होता है, मल्टीप्लाई में है r, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो i बराबर v बाई आर होता है, i की जगह पे v बाई आर लिख सकते हैं, फिर v इंटू वी बाई आर। तो p का ये तीनों फॉर्मूला बन के आ गया है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त हम लोग कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ टाइप कर दीजिए, मैं आपको अगले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अटैच कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।